हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सबका यू मी एंड लॉ चैनल पर स्वागत है, जहां पर आपको आसान भाषा में जानकारी दी जाती है कानून संबंधित। दोस्तों, आज का विषय है अपील। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अपील को धारा 413 से लेकर 435 तक वर्णित किया गया है। उसके बारे में बताया गया है, अपील कैसे ली जाती है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, इस सब के बारे में धारा 413 से लेकर 435 तक बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं धारा 413 से। तो धारा 413 क्या कहती है? नो अपील टू लाई अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, यानी कि अपील नहीं जब तक अन्यथा प्रावधान ना हो। सामान्य नियम यह है कि किसी भी आपराधिक न्यायालय के निर्णय या आदेश के खिलाफ अपील का अधिकार स्वतः नहीं होता। मैं नहीं मानता। यानी कि कोई भी निर्णय किसी भी कोर्ट द्वारा दिया गया है किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, तो उसका अधिकार स्वतः नहीं है जब तक कि किसी कानून, यानी ये हो सकता है बीएनएसएस या अन्य कानून, इसकी अनुमति नहीं देता। हालांकि पीड़ित को विशेष अधिकार दिया गया है यदि आरोपी बरी हो जाता है, आरोपी को गंभीर अपराध की जगह कम गंभीर अपराध में दोषी ठहराया जाता है, या फिर पीड़ित को उचित मुआवजा नहीं मिलता है, तो पीड़ित अपील कर सकता है सुपीरियर कोर्ट में। आइए उदाहरण से समझते हैं। रमेश पर हमला हुआ लेकिन अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया। रमेश पीड़ित है, तो रमेश इस वरीकरण के खिलाफ अपील करने का पूरा अधिकार रखता है। सेक्शन 414 414 अपील अगेंस्ट ऑर्डर्स रिक्वायरिंग सिक्योरिटी और रिजेक्टिंग सिक्योरिटी। धारा 414 सुरक्षा देने या जमानत खारिज करने के आदेश के विरुद्ध अपील के बारे में बताती है। यदि किसी व्यक्ति को शांति और सदाचार बनाए रखने हेतु सुरक्षा राशि जमा करने का आदेश कोर्ट ने दिया है, जैसे शांति भंग की आशंका लगती है कोर्ट को, या उसकी दी हुई जमानत या सुरक्षा अस्वीकार कर दी जाती है, तो वह व्यक्ति इस आदेश के खिलाफ सत्र न्यायालय यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन में अपील कर सकता है। आइए उदाहरण से समझते हैं। पुलिस ने सुरेश से कहा कि उसे शांति बनाए रखने के लिए 10,000 रुपए की सुरक्षा भरनी होगी। सुरेश ने इसे अनुचित माना, वह इस आदेश के खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील कर सकता है, ये उसका अधिकार है। अब धारा 415 क्या कहती है? अपील्स फ्रॉम कन्विक्शन, यानी कि जब किसी व्यक्ति को या आरोपी को कन्विक्ट कर दिया जाता है, उसको कन्विक्शन हो जाती है, उसकी दोष सिद्धि हो जाती है, मैंने खून नहीं किया, तो उसके खिलाफ अपील के बारे में बताता है। यह धारा बताती है कि कन्विक्शन होने पर किस न्यायालय में अपील की जाएगी। तो सबसे पहले लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में कब अपील की जाती है? यदि किसी आरोपी को हाई कोर्ट ने सीधे दोषी ठहराया है, तब वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करने जा सकता है। हाई कोर्ट में यदि दोष सिद्धि यानी कि कन्विक्शन जो है वो सत्र न्यायालय यानी कि एडिशनल जज या सेशन जज या एडिशनल सेशन जज द्वारा दी गई है, या आरोपी को 7 वर्ष से अधिक की सजा उनके द्वारा हुई है, तो वो हाई कोर्ट में अपील करने जा सकता है। अब सत्र न्यायालय में यानी कि सेशन कोर्ट में यदि दोष सिद्धि प्रथम या द्वितीय श्रेणी मैजिस्ट्रेट ने दी हो, यानी कि जो जूनियर मैजिस्ट्रेट हैं, जो उनके द्वारा कोई भी उनको कन्विक्शन दी गई है आरोपी को, तो वो उसकी अपील सत्र न्यायालय कोर्ट ऑफ सेशन में कर सकते हैं। कुछ विषय मामलों में जैसे यौन अपराध आदि अपील को 6 माह के भीतर निपटाना अनिवार्य है। उदाहरण के लिए, यदि मैजिस्ट्रेट ने किसी व्यक्ति को 2 साल की सजा दी है, तो वो अपील सत्र न्यायालय में होगी यानी कोर्ट ऑफ सेशन में होगी। यदि सत्र न्यायाधीश ने 10 साल की सजा दी है, यानी कि उसको जो सेंटेंस है वो 10 साल की दी है, तो वो अपील हाई कोर्ट में होगी। अब सेक्शन 416 नो अपील इन केस ऑफ प्ली ऑफ गिल्टी, ये बहुत ही जरूरी और बहुत ही अहम सेक्शन है बीएनएसएस के अंदर। जब कोई आरोपी खुद को ही दोषी स्वीकार कर लेता है, यानी कि गिल्टी प्ली कर लेता है, अदालत के सामने दोष को स्वीकार कर लेता है, तो उस निर्णय या उस जो उसने स्वीकार किया है, मेरे ज्योति के साथ शारीरिक संबंध थे, मैंने ही ज्योति का खून किया है, और उसके खिलाफ जो निर्णय आता है, तो उस निर्णय के खिलाफ वो अपील में नहीं जा सकता, ये उसका अधिकार नहीं है। सिर्फ केवल कुछ सजा की मात्रा और के ऊपर सवाल उठा सकता है, यानी कि जो उसका जो सेंटेंस हुई है, उसको कन्विक्शन हुई है, उसके क्वांटम को कम करने के लिए अपील कर सकता है। कि अगर जहाँ पर जैसे उदाहरण से समझते हम, मोहन ने अदालत में चोरी करने की बात को मान लिया,
बाद में उसे 1 साल की सजा भी हो गई, वह दोष सिद्धि पर अपील नहीं कर सकता। यानी कि जब उसको कन्विक्शन हो गई है इस विषय में, जब उसने खुद को मान लिया कि भाई मैंने ही ये चोरी की है, तो वो अपील नहीं कर सकता है। लेकिन सजा की अवधि अधिक होने का तर्क देकर, यानी कि जिस चीज़ के लिए, जिस अपराध के लिए उसको जो सजा मिलनी चाहिए उससे ज़्यादा दे दी है, तो उसको कम करने के लिए वो अपील कर सकता है। अब सेक्शन 417 नो अपील इन पेटी केसेस, जो केस छोटे मोटे होते हैं ना, उसके लिए अपील नहीं होती है, क्योंकि उसकी वजह से कोर्ट न्यायालयों के समय जो है बर्बाद होता है, वेस्ट होता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को केवल 10,000 तक का जुर्माना हुआ है या फिर 3 माह तक की ये सजा हुई है, तो वह अपील नहीं कर सकता। ये नियम न्यायालय का समय बचाने के लिए नहीं है। उदाहरण के लिए राजेश को बिना टिकट बस में यात्रा करने पर 500 रुपये का जुर्माना लगा, वह इस मामले में अपील नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत छोटा केस है। सेक्शन 418 अपील बाय द स्टेट इन सर्टेन केसेस, कुछ मामलों में राज्य द्वारा अपील, ये सेक्शन बताती है कि यदि अदालत ने किसी आरोपी को कम सजा दी है या बरी कर दिया है या गलत धारा लगाई है, तो राज्य सरकार, लोक अभियोजक यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर इस निर्णय के खिलाफ अपील कर सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति ने गंभीर हमला किया, लेकिन अदालत ने केवल मामूली धारा लगाकर 2 महीने की सजा दी। राज्य सरकार इस मामले में उच्च न्यायालय में अपील कर सकती है। यानी कि इनएडुकेट पनिशमेंट, जो अपराध उसको, जिस अपराध के मामले में उसको जो सजा बननी चाहिए थी, देनी चाहिए थी, उससे कम दी, इनएडुकेट सेंटेंस या इनएडुकेट पनिशमेंट, तो उसके खिलाफ जो है सरकार या पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। सेक्शन 419 अपील इन केस ऑफ एक्यूटर, जब कोई आरोपी बरी हो जाता है तो उसके संदर्भ में ये सेक्शन बताती है बरी होने की स्थिति में अपील कैसे की, यदि और कौन करता है। यदि अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया है तो राज्य सरकार, जिला मजिस्ट्रेट यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या पीड़ित विक्टिम जो है उस निर्णय के खिलाफ अपील कर सकते हैं। उदाहरण के लिए संगीता के साथ छेड़छाड़ हुई, लेकिन आरोपी बरी हो गया, संगीता जो कि पीड़ित है को अपील करने का पूरा अधिकार है इस मामले में। अब बात करते हैं सेक्शन 421 की। धारा 421 स्पेशल राइट ऑफ अपील इन सर्टेन केसेस के बारे में बताती है, यानी कि विशेष परिस्थितियों में अपील का विशेष अधिकार। जब एक ही मुकदमे में एक से अधिक व्यक्ति दोषी ठहराए जाते हैं और उनमें से किसी एक के खिलाफ अपील योग्य निर्णय या आदेश पाया गया, तो उसी मुकदमे में दोषी ठहराए गए सभी या कोई भी दोषी व्यक्ति अपील करने का अधिकार प्राप्त करता है। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अमित, राधिका और सुरेश एक ही मुकदमे में दोषी ठहराए गए। अमित के प्रति फैसला अपील योग्य है, जबकि राधिका और सुरेश को ऐसा अधिकार मान्यता नहीं था, लेकिन धारा 421 के अनुसार सभी को अपील करने का अधिकार प्राप्त होगा। बात करते हैं सेक्शन 422। धारा 422 अपील टू कोर्ट ऑफ सेशन हाउ हर्ड, यानी कि सत्र न्यायालय में अपील कैसे सुनी जाती है। आमतौर पर सत्र न्यायालय या सत्र न्यायाधीश में की गई अपील को सत्र न्यायाधीश या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनते हैं। यदि निचली कक्षा के मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास ने प्रतिवादी को दोषी ठहराया हो, तो ऐसी अपील मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सुन सकता है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश या मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट केवल वही अपील सुन सकते हैं जिन्हें सत्र न्यायाधीश या उच्च न्यायालय विशेष आदेश द्वारा उनके पास सौंपते हैं। उदाहरण से समझते हैं। यदि प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट द्वारा दोष सिद्धि कन्विक्शन हुई हो, तो अपील सत्र न्यायाधीश या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुन सकते हैं। यदि दूसरी कक्षा के मैजिस्ट्रेट द्वारा दोष सिद्धि हुई हो, तो उस स्थिति में अपील सीजेएम। धारा 423 पेटिशन ऑफ अपील, यह धारा अपील की याचिका से संबंधित नियमों का परिचय देता है, जैसे कि याचिका प्रस्तुत करने का प्रारूप, उसकी सामग्री और किस प्रकार सुसंगत न्यायालय में प्रस्तुत की जाए। यानी कि जब भी आप अपील की पेटिशन दायर करें तो अपील किस तरह से बनाई जाएगी, उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और पेटिशन जो है अपील की वो कहाँ सबमिट होएगी, ये सारी प्रक्रिया जो है वो इस धारा के अंतर्गत बताई गई है। अब बात करते हैं 124 प्रोसीजर व्हेन अपीलेंट इन जेल। जब कोई अपील करता जेल में हो तो अपील करने की क्या प्रक्रिया रहेगी, इस धारा के अंतर्गत बताया गया। यदि
अपीलकर्ता जेल में है तो वह अपनी अपील याचिका और उससे जुड़ी प्रतियां जेल अधिकारी यानी कि जेल ऑफिसर को सौंप सकता है, जो उन्हें उचित अपीलीय न्यायालय को भेजेगा। यह सुनिश्चित करता है कि बंदी व्यक्ति के अपील का मार्ग बंद ना हो जाए। बात करते हैं सेक्शन 425 समरी डिसमिसल ऑफ अपील, यानी कि संक्षेप में अपील का निरस्त्रीकरण। यदि अपील बेबुनियाद या स्पष्ट रूप से प्रासंगिक नहीं है, यानी कि अगर न्यायालय को लगता है कि इस अपील में जो है दम नहीं है और कोई ग्राउंड नहीं बनते हैं, तो न्यायालय उसे अलग सुनवाई किए बिना उसे निरस्त यानी डिसमिस कर सकता है। अब बात करते हैं सेक्शन 426 धारा 426 प्रोसीजर फॉर हियरिंग अपील्स नॉट डिसमिस्ड समरीली। अपीलों की सुनवाई की प्रक्रिया जिसमें संक्षेप में खारिज नहीं किया गया है, यानी कि जिन अपील को खारिज नहीं किया गया है और उन जिनको एडमिट कर लिया गया है फर्दर प्रोसीडिंग के लिए, उसके बारे में ये धारा बताती है। जब अपील को संक्षेप में खारिज नहीं किया यानी समरली उनको डिसमिस नहीं किया जाता है, तब इस खंड के अनुसार पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है, जैसे रिकॉर्ड की मांग, पक्षों को सुनना आदि। इसे अपील सुनवाई के विस्तृत निर्देश के रूप में भी देखा जा सकता है। उदाहरण लेते हैं, न्यायालय रिकॉर्ड बुलवाएगा, अपीलेंट और पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनकर न्यायिक निर्णय करेगा। धारा 427 पावर्स ऑफ द अपीलेट कोर्ट्स अपीलीय न्यायालयों को दिए गए अधिकारों को स्पष्ट करता है, जैसे कि अपील खारिज करना, दोष सिद्धि को उल्टना, पुनः ट्रायल आदेशित करना आदि। चुप रहे। Not heard the end of this. I will go. मेरा कोर्ट है। Shut up. यह अपीलीय न्यायालय की शक्तियों का मूल आधार है। उदाहरण से समझते हैं, यदि कोर्ट को लगता है कि दोष सिद्धि में त्रुटि थी, तो वह उसे बदलकर अदालत में फिर से परीक्षण का आदेश दे सकता है। धारा 428 की जजमेंट्स ऑफ सबऑर्डिनेट अपीलेट कोर्ट अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के निर्णय। यह धारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों से संबंधित है, जैसे कि उन्हें रिकॉर्ड करना और उनकी प्रभावशीलता को देखना। उदाहरण के लिए, यदि जिला न्यायालय या विशेष अदालत अपीलीय निर्णय देती है, तो वह निर्णय प्रमाणित कर निचली अदालत में भेजा जाता है। अब बात करते हैं धारा 429 की ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट ऑन अपील टू बी सर्टिफाइड टू लोअर कोर्ट। उच्च न्यायालय के आदेश को अधीनस्थ न्यायालय को प्रमाणित करना। जब उच्च न्यायालय अपील पर निर्णय करता है, जैसे दोष सिद्धि रद्द करना, सजा बदलना आदि, तो वह निर्णय को प्रमाणित करके निचली अदालत तक पहुंचाना होता है, ताकि कार्रवाई पूरी हो सके। यह प्रक्रिया निष्पादन और रिकॉर्ड में पारदर्शिता सुनिश्चित करती है, यानी कि जो भी अपील हाई कोर्ट में होती है और हाई कोर्ट उस पर जो निर्णय देता है, उसके ऑर्डर के एग्जीक्यूशन के लिए, उसकी फर्दर कार्रवाई के लिए वो निचली अदालत, जहाँ पर प्रारंभिक ट्रायल जो है केस का शुरू हुआ था, वहाँ भेजती है पूरे रिकॉर्ड के लिए, उसके निष्पादन के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए, ताकि पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी जो है वो बनी रहे और उसको सुनिश्चित किया जाए। उदाहरण से समझते हैं, हाई कोर्ट ने आरोपी को बरी किया है, अब न्यायालय उस आदेश को प्रमाणित कर निचली अदालत को भेजे। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पेंडिंग अपील। अपील लंबित रहने पर सजा का स्थगन। यदि कोई आरोपी निचली अदालत द्वारा कन्विक्ट कर दिया जाता है और उसको सजा दे दी जाती है, तो वो अपीली अदालत में जा सकता है। और अगर वो अपील करता है अपीली अदालत में, तो जहां उसको सजा दी गई है, जिस न्यायालय द्वारा सजा दी गई है, वो उसको बेल पर रिहा कर सकता है, तब तक कि जब तक उसकी अपील की सुनवाई अपीली अदालत में चली है। आइए उदाहरण से समझते हैं, अनिल को 5 साल की सजा मिली, उसने तुरंत अपीली अदालत में अपील की। कोर्ट ने सुनवाई तक, जहां उसको कन्विक्शन हुई, उसी कोर्ट ने सुनवाई तक उसकी सजा रोक दी और उसे जमानत पर रिहा कर दिया। अब बात करते हैं धारा 431 की, अरेस्ट ऑफ एक्यूज्ड इन अपील फ्रॉम एक्यूटेड। यानी कि जिस आरोपी को निचली अदालत में एक्यूटल कर दिया है, बरी कर दिया है, और विक्टिम चाहता है कि ये उस जजमेंट के खिलाफ, जो लोअर कोर्ट की जजमेंट उस आरोपी के एक्यूटल पर आई है, उसके खिलाफ अपीली अदालत में जाता है, तो अपीली अदालत को अगर लगता है कि जो एक्यूटल किया गया है एक्यूज वो सही नहीं है, तो वो उसको अरेस्ट भी कर सकता है, या उसको अरेस्ट करने का आदेश लोअर कोर्ट निचली अदालत को दे सकता है। निचली अदालत, ये भगवान क्या जुल्म है, तो उसको या तो बंदी बनाएगी या फिर
उसको जमानत पर छोड़ेगी। ये डायरेक्शन ऑफ अपीलीय कोर्ट पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं सेक्शन 432 की, पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट टू टेक फर्दर एविडेंस। अपीलीय न्यायालय द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य लेने की शक्ति, यानी कि एडिशनल एविडेंस। अगर अपीलीय न्यायालय को लगे कि कुछ और साक्ष्य जरूरी हैं तो वह गवाह बुला सकता है या नए दस्तावेज देख सकता है। ये इस धारा के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं धारा 433 की, प्रोसीजर व्हेन जजेस ऑफ अपीलेट कोर्ट डिफर। मतलब जब कोई डबल बेंच किसी अपील के निर्णय पर उनका आपस में मतभेद होता है, एक बोल रहा है कि सजा होनी चाहिए, दूसरा बोल रहा है सजा नहीं होनी चाहिए। अगर मतभेद आता है तो इस धारा के अंतर्गत उस अपील का डिसीजन कैसे होगा, उसको कैसे निर्णय होगा, उसके बारे में बताया गया है। जैसे कोई तीसरा जज उसमें मध्यस्थता करेगा और उसकी फाइनलिटी, उस जजमेंट को या उस निर्णय को अंतिम रूप देगा। बात करते हैं सेक्शन 434 की, धारा 434, फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर्स ऑन अपील। जो अपीली अदालत में की गई थी उसकी जो अंतिमता है, उसकी फाइनलिटी को के बारे में बताता है। आइए समझते हैं। एक बार अपील का निर्णय हो जाने के बाद वह अंतिम माना जाता है उसके खिलाफ। अब बात करते हैं धारा 434 की, फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर्स ऑन अपील। अपील पर आदेश की अंतिमता। एक बार अपील का निर्णय हो जाने के बाद वह अंतिम माना जाता है, उसके खिलाफ नई अपील नहीं की जा सकती सिवाय विशेष अनुमति याचिका जैसे मामलों में। धारा 435 की, अबेटमेंट ऑफ अपील्स। धारा 435, अपील का समाप्त होना। यदि अपील करने वाला जैसे आरोपी अपील लंबित रहते हुए मर जाता है तो उसकी अपील स्वतः समाप्त हो जाती है, लेकिन उसके नज़दीकी रिश्तेदार, पत्नी, बेटा, बेटी आदि अनुमति लेकर अपील जारी रख सकते हैं यदि उनकी प्रतिष्ठा दांव पर हो। तो दोस्तों, अब ये अपील का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। और अब मिलता हूं मैं अगली वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।